स्वागत है आप सभी का परफेक्ट क्रिएशन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 9th और 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जो कि भौतिक स्वरूप, संरचना और उचावच है। हम लोगों ने बच्चों पहला टॉपिक पढ़ लिया था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ और उसके निर्माण से संबंधित क्या-क्या सिद्धांत थे। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक विभाग, यानी भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में बाँटा गया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान और भारतीय मरुस्थल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चेला लोगों से इस बात का रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 2-3 दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट होता है। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर का विशाल मैदान और भारतीय मरुस्थल। अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात को समझ लें, जो कि पहले का थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी विश्व का किसी भी देश के निर्माण में हम लोगों ने देखा था कि एक सिद्धांत था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। उस सिद्धांत ने ही बताया था कि किसी भी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, दो प्लेटों के टकराने से, या और सभी जैसे था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था वेगनर का। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारत का निर्माण हो गया था। फिर हम लोग देखे जब भारत का निर्माण हो गया तो भारत बहुत सारे भौतिक स्वरूपों में यानी प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है। जैसे देखिएगा सबसे उत्तर वाले भाग में तो आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, देखिए ना, यहाँ आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। फिर जस्ट इसके नीचे आएंगे तो आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ साइड में आएंगे तो भारतीय मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि देखिए मैदान का निर्माण कैसे होता है। अगर हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और यह नदियाँ जब क्या होती है, जब नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेकर आती है, बहुत सारा अवसाद लेके आती है, बहुत सारा पाक कीचड़ लेके आती है। और ये जब नीचे उतरती है तो लिया के धीरे धीरे एक क्षेत्र में बिछाना शुरू करती है उस मिट्टी को, और लाखों साल में, लाखों वर्षों में वो एक बहुत सपाट समतल मैदान का निर्माण कर देती है। इसी का परिणाम है कि हिमालय से जितनी सारी नदियाँ निकली थी, जैसे कि आप देखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इन तीनों नदियों की जितनी सारी सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों ने मिलके ये उत्तर भारत का इतना बड़ा विशाल मैदान का निर्माण कर दिया। ये मैदान आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी मैदान है, असम का मैदान, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से आकर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है। इधर देखेंगे तो इस साइड से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी इस क्षेत्र में, और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियां मिलके जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और आप सब जानते ही हैं कि गंगा यहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे आप देखेंगे तो गंडक है, कोसी है, सोन है, घाघरा है, यमुना है, इन सब गंगा की सब क्या है, सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ निकलती है तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लोहित है, सुबनसिरी है, मानस है, दिहांग है, दिवांग है, यह सब नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यह तीनों नदी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह तीनों नदी और इन तीनों की सहायक नदियाँ मिलकर एक बहुत बड़े विशाल मैदान का निर्माण करती है, जिसको हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब बच्चों हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये विशाल मैदान के बारे में हम लोग और इसमें क्या क्या जान सकते हैं। देखिए नोट्स ऐसा बनाया गया है कि अगर पढ़ाया भी नहीं जाए ना, तब भी आप सिर्फ नोट्स पढ़ के आप हर बात को समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए हम उपलब्ध हैं, हम इस जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो मेरे समझाने से आप समझ जाएंगे। बाकी आप नोट्स पढ़ के एक बेहतरीन नॉलेज आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। आप सब जानते ही हैं उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है। अगर आप देखते हैं तो पंजाब का पूरा क्षेत्र देखिए, तो पंजाब का पूरा क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण किया है पंजाब के क्षेत्र में। फिर आप इस साइड में आते हैं, नीचे वाले साइड में उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगाल, झारखंड, इस वाले एरिया में आइएगा तो यहाँ गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण की है। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो असम का क्षेत्र आप जाते हैं, असम के क्षेत्र में तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक बहुत बड़े विशाल मैदान का निर्माण की है। और इन्हीं मैदानों को हम लोग पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप, इस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यानी देखिए, अभी जस्ट इस बात को हमने समझाया ना आप सभी को कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र यह जो तीनों नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं ये अपने साथ अवसाद, सिंपल सा बात समझिए, अवसाद का मतलब पाक, कीचड़ या मिट्टी होता है। अब मिट्टी ले आके बिछा देगी तो मैदानी इलाका का ही निर्माण होगा ना, तो वही मैदानी इलाका का निर्माण हो जाता है। इसके बारे में एक जो आपको हम बताए थे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कि अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत था वो उसका आधार बना था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पूरे महाद्वीप को एक माना था और उसको पैंजिया कहा था। और जब पैंजिया टूटा था तो ऊपर गया तो लॉरेसिया और नीचे आया तो गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। उसी को टेथिस भूसन्नति भी बोलते हैं। इसी टेथिस भूसन्नति में क्या हुआ था कि टेथिस सागर में बहुत सारे अवसादों के लगातार जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ। हम आपसे बोले कि यह तीनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ ये सब मिलकर ले आकर अवसाद का क्या की, जमाव की। तो अवसाद का जमाव कहाँ की होगी, किसी ना किसी गड्ढा में की होगी ना। अरे भाई, मिट्टी कहाँ भरता है, जहाँ गड्ढा रहता है, यानी यह कहीं ना कहीं किसी गड्ढा में जमा कर रही होगी। तो वहीं टेथिस सागर का जो गड्ढा था उसी में यह मिट्टी को अपने भर रही थी, और लाखों सालों में इन्होंने इतनी मिट्टी भर दिया कि एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। यह पूरी मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आपको जब हम मिट्टी पढ़ाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होता है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होता है। जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। यह भारत के लगभग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर अगर कोई मिट्टी का विस्तार है तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार कितना, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल, देख रहे हैं ना कितने बड़े क्षेत्रफल पर इस मैदान का विस्तार है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब चला देखो, इसकी लंबाई लगभग 2400 से 3200 किलोमीटर की और चौड़ाई 150 से 320 किलोमीटर तक है। आप एक बात पे गौर कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, और लंबाई देखिए 2400 से 3200 किलोमीटर, लंबाई ज़्यादा होती है ना, 2400 से 3200 किलोमीटर, और जो चौड़ाई होगी वो 150 से 320 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि गंगा के मैदानी क्षेत्र का, यानी उत्तर के विशाल मैदान का ऊंचाई कहीं भी 204 मीटर से अधिक नहीं है। अरे भाई, जब बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो मैदान थोड़े रह जाएगा, वो तो पहाड़ हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई है कहीं भी 204 मीटर से अधिक नहीं है। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, इस 3 पॉइंट को आप एकदम याद कर लेंगे। VVI है, एकदम VVI। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक देखिए बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसको देखिएगा। इधर इस पहाड़ी इलाका से जो बह रही है इधर नदी, इसको हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, और यहाँ से जो बह रही है उसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी तंत्र, जब तंत्र लग जाए तो समझिए कि सिर्फ गंगा नदी है, यानी सिर्फ गंगा नदी की बात हो रहा है, लेकिन उसके साथ जब तंत्र लग जाए तो उसकी सहायक नदियाँ भी जुड़ जाती है। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी मुख्य नदी होगी और बाकी सारी सहायक नदियाँ उनसे मिलती है। तो गंगा और उसकी सहायक नदी मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करेगी। वैसे ही सिंधु और उसकी सहायक नदी मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करेगी। वैसे ही ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का निर्माण करेगी। तो देखिए, जल विभाजक का मतलब क्या होता है, 2 पानी वाले क्षेत्र को बांटने वाला जगह। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर एक ऊंचा वाला भाग दिख रहा है। अब जब इस पहाड़ी इलाका से जब नदियाँ निकलती है तो इधर निकल के चली गई सिंधु नदी, इस साइड में निकल कर चली गई सिंधु नदी।
ठीक है। और इस साइड में निकल कर चली गई गंगा नदी। तो गंगा नदी आई तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण की। सिंधु नदी इधर बह के जा रही है तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मैदान क्षेत्र का निर्माण कर रही है, पंजाब में एक बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कर रही है। यानी जो ये दोनों पानी है इसको बांटने का काम कौन कर रहा है? ये पहाड़ी वाला, ये ऊंचा वाला भूमि ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं जल विभाजक। यानी जल मीन्स पानी, विभाजक मीन्स बांटने वाला। जो पानी वाले क्षेत्र को बांट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल विभाजक। तो ये ऊंचा वाला भाग कहाँ है? तो हरियाणा का एक जगह पड़ता है अम्बाला। हरियाणा का एक जगह है अम्बाला। तो अम्बाला में, अम्बाला जो क्षेत्र है वह जल विभाजक का काम करता है। किन नदियों के बीच? सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग इस नोट्स को पढ़ते हैं। हरियाणा यानी अम्बाला, हरियाणा में जो अम्बाला जगह है तो उसके आसपास की भूमि इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि अम्बाला वाला क्षेत्र थोड़ा ऊंचा है तो यहाँ से नदियाँ क्या हो जाती है? दोनों उल्टा बहने लगती है। एक उधर दूसरी अरब सागर की ओर चली जाएगी और एक बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। जो सिंधु नदी तंत्र यानी अरब सागर में गिरने वाली और गंगा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली को अलग करती है। यानी एक बात को आप समझ गए कि हरियाणा का जो अम्बाला जगह है वह जल विभाजक के रूप में काम करता है। ठीक है, वहाँ की जो ऊंचा वाला क्षेत्र है वह क्या करता है कि सिंधु नदी को एक और एक दिशा में बहने देता है जो कि अरब सागर में गिर जाती है जाकर, और जो गंगा नदी है उसके दूसरे दिशा में बहने देता है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो आप जल विभाजक समझ गए होंगे, जो जल का विभाजन कर देता है। तो जल का विभाजन करने के लिए हमेशा ऊंचा क्षेत्र चाहिए। तो ये ऊंचा वाला भाग है। यहाँ से जब ऊपर से पहाड़ से नदियाँ निकलती है, इधर से जब नदियाँ निकलती है तो मान लीजिए इधर से निकल के आ रही है, मानसरोवर के पास से निकल कर आ रही है सिंधु नदी, और इधर गंगोत्री से निकल के आ रही है गंगा नदी। अब जब यह नदी इधर बहते हुए आती है, यह ऊंचा वाला भाग है, तो ये नदी बहते हुए इधर सीधे निकल गई और यह नदी बहते हुए सीधे इधर निकल गई। तो ये जो ऊंचा वाला भाग है इसको हम लोग किस रूप में जान गए? जल विभाजक के रूप में जान गए। जगह कौन है? तो हरियाणा का अम्बाला। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। अब बात यही खत्म नहीं होता है। अब देखिए, मैदान है तो हम लोग जान गए कि नदियों के द्वारा अवसाद बिछा बिछा कर मैदान का निर्माण कर दिया गया, लेकिन इस मैदान को भी हम लोग कुछ भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने हिमालय को 4 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, लघु हिमालय यानी हिमाचल हिमालय और शिवालिक, पढ़े थे ना। तो वैसे इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। देखिए, नदियाँ कहाँ से निकलेगी? पर्वत से। जब नदियाँ पर्वत से निकलते हुए यहाँ पे आ रही है तो अपने साथ बहुत बड़ा पत्थर उत्थर भी लेके आती है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान लेके आती है, और उस चट्टान को यहाँ क्या करती है? बिछा देती है। जो बहुत बड़ा चट्टान लेके आती है उसको यहाँ क्या करती है? बिछा देती है। जब चट्टान को यहाँ बिछा देगी तो अब नदियाँ जो यहाँ आ रही है तो इस चट्टान में घुसेगी तो भुला जाएगी, इसमें विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। और ये जो चट्टान वाला एरिया है, जितना बड़ा बड़ा ये पत्थर बिछा हुआ है, इसको हम लोग भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। अब देखिए, जो कहीं ना कहीं चट्टान वाला एरिया तो खत्म होगा ना, तो यहाँ खत्म हो रहा है। अब नदियाँ यहाँ से क्या होती है? यहाँ से निकलती है बाहर। जब ये बाहर निकलेगी, मान लो कि भाई यहाँ से निकलते हुए आ रही थी, पहाड़ी इलाका से बहते हुए आ रही थी, आके में भुला गई। अब भुला गई तो भाई रास्ता खोजते खोजते बाहर जब निकली तो जिस जगह पे निकली वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में पानी को जमा कर दी। अब जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा उस क्षेत्र में क्या होगा? बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारी पेड़ पौधे उगेंगे। तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। यानी सबसे पहले नदियाँ पर्वत से निकलती है और आकर क्या होती है? भाबर में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो पहला भाग क्या हो गया? भाबर हो गया। फिर भाबर से जब नदियाँ बाहर निकलती है तो वो तराई क्षेत्र में आती है, जहाँ बहुत वनस्पतियों का निर्माण होता है, बहुत वनस्पतियाँ उगते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे उगते हैं। तो दूसरा हो गया तराई। और जैसे ही नदियाँ थोड़ा आगे आएगी तो जब इस वाले क्षेत्र में आएगी ना, तो यहाँ पर जब नदियाँ आएंगी तो यहाँ पर मिट्टी लाकर बिछा दी रहती है।
नदियाँ इस क्षेत्र में मिट्टी बिछा दी रहती है। जब मिट्टी बिछा दी रहती है तो इस क्षेत्र में एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसका नाम है बांगर। ठीक है, बांगर प्रदेश, यहाँ भी आपको बांगर देखने को मिलेगा। और नदियों के तलहटी में, ये सब तलहटी वाला एरिया देखिए, नदियों का जो ये वाला तलहटी वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये हमेशा बाढ़ के पानी से डूबा रहता है, हमेशा इसको बाढ़ का पानी मिलते रहता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी रहता है वो उपजाऊ रहता है। यहाँ जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगा वो सब उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगा। तो जो उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। एक बार आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, नदियाँ क्या होती है, पर्वत से निकलती है। पर्वत से जब निकल के आती है तो अपने साथ बहुत सारा बड़ा बड़ा चट्टान लेके आती है और एक क्षेत्र में चट्टान को जमा कर देती है। जब बहुत चट्टान का वो एरिया बहुत सारा, जब बहुत बड़ा एरिया बन जाता है तो जब नदियाँ ऊपर से बहते हुए आती है तो उस चट्टानी इलाका में भुला जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। जब नदियाँ लुप्त हो जाती है तो उस चट्टानी इलाका का नाम क्या है, भाबर। अब नदियाँ फिर जब बाहर निकलती है, यानी जब तराई वाला एरिया में निकलती है तो वहाँ बहुत सारा पानी अपना जमा कर लेती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधा उग जाता है। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगी तो बांगर क्षेत्र, यानी यह जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे नदियाँ हमेशा अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है उसको नहीं बिछाती है। ये नदियाँ अपने मिट्टी को बिछा दी है। बाद में क्या हुआ है कि नदियाँ फिर अब देखिए, साल में एक बार बाढ़ आता है। जब बारिश का मौसम आता है तो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ नदियाँ उफान पे रहती है, तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी लेके आती है, नई नई मिट्टी लेके आती है। लेकिन यहाँ लाकर तो बिछा दी मिट्टी, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में जो मिट्टी बिछा दी है फिर इस क्षेत्र में साल भर बाद ही आएगी, बांगर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे पुरानी मिट्टी होती है, जो पुरानी क्षेत्र होता है, पुरानी बाढ़ वाला जो इलाका होता है उसको हम लोग बांगर प्रदेश बोलते हैं। और जहाँ अभी वर्तमान में बाढ़ आते रहता है, नदियाँ अपने द्वारा नई नई मिट्टी लेकर आती रहती है, उसको हम लोग खादर प्रदेश बोलते हैं। यानी हम लोगों ने कुल कितने भागों में बांटा है इसको, तो हम लोगों ने 4 भागों में। पहला क्या है, भाबर यानी पत्थर वाला भाग, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, तराई, यानी नदियाँ जहाँ सबसे पहले बाहर निकलती है। भाबर के बाद जब नदियाँ निकलती है जिस क्षेत्र में, उसको हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। फिर आएगा बांगर, पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र, जहाँ नदियाँ हमेशा अपने साथ मिट्टी लाकर नहीं बिछाती है, पहले मिट्टी बिछा दी है, अब उस क्षेत्र में मिट्टी नहीं, नया जब बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र में मिट्टी नहीं बिछा पाती है, तो उसको हम लोग बांगर वाला क्षेत्र बोलते हैं। आज जहाँ नदियाँ अपने साथ नई नई मिट्टी को ले आकर बिछाते रहती है, बाढ़ वाला इलाका उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी बाढ़ वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ नई नई मिट्टी आते रहती है, तो उसको हम लोग खादर प्रदेश बोलते हैं। यानी टोटल 4 भागों में बांटे हम लोग। आगे हम देखते हैं भाबर प्रदेश के बारे में। तो इसका विस्तार शिवालिक की तलहटी में, यानी गिरिपाद में, गिरी मीन्स पर्वत, पाद मीन्स पैर, पर्वत के पैर में इस क्षेत्र का निर्माण होता है। पर्वत के पैर यानी शिवालिक जो श्रेणी है, यानी हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़े थे। जो सबसे अंतिम वाला वाय हिमालय था उसका नाम था शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहुत बड़े बड़े पत्थर को लेकर जमा किया जाता है, इसी को हम लोग भाबर क्षेत्र बोलते हैं। सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में बिछा हुआ है। याद रखिएगा, भाबर प्रदेश कहाँ से कहाँ ले बिछा हुआ है, तो सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के बीच में। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, नदियाँ पर्वतों से उतरते समय यहाँ कंकड़ पत्थर तथा बजरी को जमा करती है, जो बात हम पहले ही बता चुके हैं आप सभी को। ठीक है, बजरी को जमा करती है। अधिक पारगम्यता होने के कारण यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी भुला जाती है। पारगम्यता होता है, समझते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, वो क्या है, उसमें नदी जब घुसेगी तो उसमें भुला जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे तराई प्रदेश। देखिए, यह भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में, यानी ठीक नीचे होता है, और इसकी जो चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है। इसको दलदली पेटी कहते हैं। जहाँ पानी भाई जमा रहेगा, चेला सब जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ दलदल नहीं बन जाएगा, तो इस क्षेत्र को हम लोग दलदली पट्टी बोलते हैं। और दलदली पेटी में बहुत ज़्यादा वनस्पति उगता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा उगता है, झाड़ी बहुत सारा उगता है। ठीक है ना, भाबर प्रदेश में लुप्त हुई नदियाँ यहाँ पुनः धरातल पर निकलती है, जो बात हम समझा चुके हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में घने वन, जैव विविधता भरा हुआ है। इसी प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क यूपी में स्थित है। देखिए, एगो यूपी में स्थित है पार्क जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, वो पड़ता है इसी तराई वाले इलाके में। और तराई वाला इलाका में आप सब जानते ही हैं
कि तराई वाला इलाके में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा उगता ही है, तो वहाँ नेशनल पार्क तो बनना श्योर है। आगे देखिए, परफेक्ट क्रिएशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, वांगर प्रदेश। वांगर प्रदेश में क्या होता है, यह मैदान का वह ऊंच भाग है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। हम बोले हैं ना कि इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो पुरानी मृदा होती है। पहले कभी उस क्षेत्र में बाढ़ आया था तो वहाँ बहुत सारी जलोढ़ मृदा बिछा दी गई थी, तो अब वहाँ बाढ़ नहीं आता है, तो उस क्षेत्र की भी मिट्टी क्या है, थोड़ा उपजाऊ ही है, इसीलिए उस क्षेत्र को हम लोग बांगर क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और वेदिका जैसी आकृति बनाती है। वेदिका माने सीढ़ी, ये सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेदिका जैसी आकृति। तो बांगर प्रदेश में आप हमेशा देखिएगा वेदिका जैसी आकृति यानी सीढ़ी नुमा आकृति आपको मिलेगा। यह क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, तथा किसी क्षेत्र में कंकड़ व रेत की मात्रा अत्यधिक हो जाने पर भूमि असमतल हो जाती है, जिसे भूण कहते हैं। अब एक बात समझिए, देखिए जो बांगर प्रदेश होता है ना, तो इस क्षेत्र की जो मृदा होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना का मात्रा पाया जाता है, ठीक है। और जब चूनादार निक्षेप होता है यानी चूना का मात्रा ज़्यादा पाने के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी क्या हो जाती है ना, गोला गोला ढेला के रूप में हो जाती है। ढेला समझते हैं ना, गोला गोला कंकड़, बहुत काला मिट्टी हो जाती है, बहुत काला, कि अगर कुछ अगर धूप में उस मिट्टी को सुखाया किसी को मार दीजिए तो सर उसका फट जाएगा, एकदम मजबूत हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग मजबूत मिट्टी होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकड़ कहा जाता है। तथा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंकड़ और रेत का जब अधिक जमाव हो जाएगा तो भूमि क्या हो जाएगी, असमतल हो जाएगी, कहीं ऊंचा हो जाएगी, कहीं खाल, कहीं गड्ढा हो जाएगी, जिसे हम लोग भूण कहते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल है ही, वहाँ फिर से आप पूछिएगा, फिर से समझाया जाएगा आपको। अब देखिए खादर प्रदेश लास्ट है। खादर प्रदेश में देखेंगे यह मैदान का निचला भाग है जहाँ बाढ़ का पानी जमा होता है। बता ही चुके हैं कि यह खादर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा जमा रहता है और आता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। यानी बाढ़ जब आएगा ना तो अपने साथ नया नया माटी लेके आता है, नया नया मिट्टी लेके आता है। और वो नया नया मिट्टी जो लेके आता है तो उपजाऊ मिट्टी होता है, उसको बिछाता है। और मिट्टी कौन मिट्टी होता है, जलोढ़ मृदा होता है, यानी जल के द्वारा लुढ़का लुढ़का कर लाने वाला मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा होता है और उपजाऊ मृदा होता है, क्योंकि बहुत सारे चट्टान के टूटने से बना है ना। आप सब जानते हैं कि चट्टानों में क्या होता है, खनिज होता है, तो बहुत सारा खनिज इसमें मिला होता है, इसलिए उपजाऊ होता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। इसे कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। अरे कछारी का मतलब क्या होता है, पाक, कीचड़, गाद, माटी, ये कछारी है। इसका नाम हम लोग कछारी प्रदेश ही बोलते हैं और यह बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इस कगारी प्रदेश या बाढ़ में होता है। इसे खादर की ही विस्तार डेल्टा प्रदेश में होता है। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको समझा देते हैं। यह जो कछारी प्रदेश है इसको हम लोग कगारी प्रदेश ही बोलते हैं। कछारी को कगारी भी बोलते हैं। ए भाई, एक आदमी का 10 गो नाम नहीं होता है, इसको कगारी प्रदेश ही बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि अब जैसे जो मैदानी इलाका है या जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, आज जब जाके मान लीजिए नदी यहाँ से निकलते हुए आई, आ जाके यहाँ कहीं ना कहीं महासागर में या खाड़ी में तो गिरेगी, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरी, तो यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो अपने साथ पाक, मिट्टी और साद लेके आती है उसको जमा कर देती है नदी के क्षेत्र, सागर के क्षेत्र में, तो उसे वो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जैसे आप सब सुने ही होंगे पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए, इसमें नदी तंत्र के आधार पर उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। देखिए नदी तंत्र के आधार पर, नदी तंत्र मतलब समझ जाइए नदी और उसकी सहायक नदी, तो नदी तंत्र के आधार पर उत्तर के मैदान का कुछ प्रादेशिक विभाजन है। आप याद कीजिए ना जी, हिमालय पर्वत का भी हम लोग क्या किए थे, प्रादेशिक विभाजन किए थे, याद कीजिए। जैसे कि कश्मीर यानी पंजाब हिमालय देखे थे ना हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, दूसरा हम लोग देखे थे नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय,
असम हिमालय। उसी तरह का प्रादेशिक विभाजन इन नदियों का भी किया गया है। तो पश्चिमी भाग में जो नदी के से निर्माण होता है उसको हम लोग पंजाब का मैदान बोलते हैं। देखो चला, ये बात को याद रखना, पंजाब का मैदान का निर्माण कौन नदियाँ करती है? तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, बता चुके हैं। फिर मध्य वाले भाग में आओगे चला, तो यहाँ गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान का निर्माण कौन करती है? तो गंगा और उसकी सहायक नदी मिलके। और जब पूर्वी भाग में जाओगे चला, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर क्या करती है? ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। अब देखो चला पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित। हम बता ही चुके हैं कि सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, क्योंकि देखिए सिंधु नदी का जो ज़्यादा भाग बहता है ना वो पाकिस्तानी इलाका में बहता है। तो इसका बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है पाकिस्तान में हुआ है। भारत के पंजाब क्षेत्र में इस मैदान का निर्माण, इस नदी के द्वारा मैदानी इलाका का निर्माण किया जाता है। इस मैदान में दोआबों यानी दो नदियों के बीच की भूमि, अरे दोआब का मतलब सीधा समझ जाओ, दो मतलब दो, आब मतलब पानी या नदी, तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दोआब देखने को मिलता है इसी पंजाब के मैदान में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा दोआब इसी पंजाब के मैदान में आपको देखने को मिलेगा। अब जो गंगा का मैदान है इसको देखिए, इसका विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है। यहाँ देखो ना चला, ये निकल रही है सिंधु नदी, देखो निकल रही है, सिंधु आके यहाँ आ रही है। इसमें देखो रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम, सतलज, ये सब नदी जाके इसमें मिल रही है। और इस क्षेत्र में देखो एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े मैदान का निर्माण हो रहा है, देखो हो रहा है ना। और फिर हम सब जानते हैं कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से गंगा नदी निकलते हुए यहाँ से आ रही है ना। अब गंगा में बहुत सारी सहायक नदियाँ उसकी आके मिल जाती है, गंगा में उसकी बहुत सारी सहायक नदी, तो गंगा नदी के द्वारा इस क्षेत्र में मैदान का निर्माण किया जा रहा है। देखो तो यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम घग्गर है। क्या नाम है इसका? घग्गर। और यहाँ जो नदी एक मिलेगी उसका नाम तीस्ता है। क्या नाम है? तीस्ता। तो घग्गर और तीस्ता के बीच में गंगा का मैदान का विस्तार है, याद कर लेना। यह हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ है? तो हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी में है, तो झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है। तो इस सब क्षेत्रों को आप याद कर लेंगे। अब हम आते हैं सबसे अंतिम, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो चला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह मुख्य रूप से असम में स्थित है, बता चुके हैं, जिसके कारण इस मैदान को असम का मैदान भी कहते हैं। अब देखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदान का निर्माण करती है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी, कौन कौन सहायक है? तो तीस्ता है, सुबनसिरी है, मानस है, ठीक है ना। तो ये सब इसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलके ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। ये बहुत बड़ा कोई चला एकदम यूनिक चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये सिंपल सा चीज़ है। आराम से और इत्मीनान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब नोट में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम में स्थित है। इस बात को याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अरे महासागर में बहुत सारा द्वीप का नाम सुने होंगे, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में लक्षद्वीप और देखने को मिलेगा, और अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। महासागर है, लेकिन नदी में द्वीप का होना अपने में क्या होता है? बहुत यूनिक होता है। तो वही विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ स्थित है चला? असम में। और कौन नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय मरुस्थल को हम लोग बोलते हैं थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। थार का मतलब क्या होता है? रेत की लकीर या रेतीला क्षेत्र। इतना आसान तो है, नोट्स में एक एक पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि पढ़ के ही समझ जाओगे। ठीक है ना। थार का अर्थ होता है रेत का लकीर या रेतीला क्षेत्र, और भारतीय मरुस्थल को हम लोग थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह भारत को देखोगे तो भारत का यहाँ से यहाँ देखो तो ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तर है। ये वाला भाग क्या है? पश्चिम है। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित नहीं है, ये थार का मरुस्थल है कि नहीं है?
बोलो, है ना। अब देखो जो एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, अरे भाई शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र। और जो क्षेत्र बहुत सालों तक कई लाखों वर्ष तक जब सूखा रह जाएगा तो वहाँ की मिट्टी बदल जाएगी किस में? बालू के कण में। और जब मिट्टी वहाँ के बालू के कण में बदल जाएगी तो उसको हम लोग मरुस्थल बोलेंगे। अच्छा चला, एक और बात जान लो, मरुस्थल दो प्रकार का होता है। एक मरुस्थल होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है ठंडा मरुस्थल। जैसे भारत में देखने को मिलेगा लद्दाख। लद्दाख कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। अब चलो, इस क्षेत्र का लंबाई कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी एक बात याद रखना, इसका कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको स्टैटिक है, इसको याद कर लेना। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में विस्तृत है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में भी है और पाकिस्तान में भी। देखो भारत में यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान में है। तो गौर से देखो ना जी, 85% हिस्सा कहाँ है? भारत में है। अब भारत के किस किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में। और इसका 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को हम लोग चोलिस्तान मरुस्थल भी बोलते हैं। ये घाघरा चोली मत समझ जाना, उसका नाम है चोलिस्तान मरुस्थल, ठीक है ना। तो भारत में इसको हम लोग भारतीय मरुस्थल बोलते हैं या थार का मरुस्थल बोलते हैं। आज जब पाकिस्तान में जाएगा तो इसका नाम क्या है? चोलिस्तान मरुस्थल। अब पाकिस्तानी है भाई, ये सब घाघरा चोली नाम रखबे करेगा, ससुरा ये सबको नाम मिलबो नहीं न करता है। तो 85% हिस्सा कहाँ है? भारत में। यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ है? भारत में। तो गौर से देखो, मैपवा में दिखाई हो रहा है सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में है। अब देखो कितना कम हिस्सा बेचारा ये पाकिस्तान के पास, ठीक है। अब देखो आगे चलो, अब यहाँ देखोगे तो इसका हम लोग थोड़ा सीमा देख लेते हैं। तो थार के मरुस्थल का जब हम लोग चौहद्दी देखेंगे यानी सीमा देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में सतलज नदी। तो यहाँ देखो उत्तर पश्चिम में सतलज नदी। फिर अगर देखोगे तो पूरब में अरावली पर्वत। तो देखो तो पूरब में क्या है? अरावली पर्वत। यहाँ पर अरावली पर्वत है। यहाँ पर अरावली पर्वत क्या है? सीना तान के खड़ा है। अच्छा चला, ये कोई पर्वतों के बारे में बात जान लो। ये बूढ़ा पर्वत है, ये मर गया है, अभी धीरे धीरे टूट रहा है ये पर्वत, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। जो पर्वत बूढ़ा हो जाएगा, अब बूढ़ा होने के बाद मरेगा, उसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलेंगे। लेकिन एकदम नौजवान है, एकदम जवान है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत, वो अभी बढ़ ही रहा है। तो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? बलित पर्वत, क्योंकि जवान है। ये अरावली कैसा है? बूढ़ा पर्वत है, ये अभी टूट फूट रहा है, तो इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो देखेंगे तो हम लोग उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा सतलज नदी, पूरब में देखने को मिलेगा अरावली पर्वत और दक्षिण में मिलेगा देखने को कच्छ का रण। दक्षिण में कच्छ का रण जो कि गुजरात में, ठीक है। और पश्चिम में सिंधु नदी, अब ये बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, ये चौहद्दी है। नहीं देखता है कि भारत के उत्तर में क्या है? तो हिमालय है। भारत के नीचे में क्या है? तो श्रीलंका और हिंद महासागर है। तो भारत के पूरब में क्या है? तो म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है और पाकिस्तान है। उसी तरह इसका सीमा निर्धारित किए हैं। चला तो एकदम रट जाओ, एकदम सोचना नहीं है, रट जाओ एकदम। देखो यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। ए भाई, सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, तो शुष्क होगा ना। तो जलवायु का गर्म हो, वहाँ का ठंडा होगा। वहाँ का जलवायु भी कैसा है? शुष्क है, सूखा है, क्योंकि इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा काफ़ी कम होती है, लगभग औसत 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। इतना तो हम लोग के अभी बिहार में अभी वर्षा हो गया है, अभी 4-5 दिन पहले वर्षा हुआ है ना, तो 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तो वर्षा यहाँ हो ही गया है। लेकिन सोचो, अब उतना बड़ा इलाका में वहाँ 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगा, मतलब वही ना हो गया कि हाथी को एक मुट्ठा खाने के लिए तुम क्या दे दिया? गेहूँ दे दिया। तो हाथी एक मुट्ठा गेहूँ खाएगा और पेट भरेगा? यानी उस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। इसलिए तो वह क्षेत्र क्या हो गया है? शुष्क हो गया है और रेगिस्तानी इलाका हो गया। वहाँ की मिट्टी बालू के कण में बदल गई है। यहाँ पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, ठीक है। इसको हम लोग लूनकर सर भी बोलते हैं। लूनकर सर यानी लूनकर सर में क्या होता है? साल्ट रिवर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट रिवर। लूनी नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट रिवर। ये देख लो चला, ये भारत के मरुस्थल में, भारत के रेगिस्तान में बहने वाली
इकलौता नदी है। अच्छा ये देखो नहीं चला, ये बहते बहते जाती है, मरुस्थल से निकलती है और जाकर मरुस्थले में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा नदी है जो निकलती है अरावली पर्वत से और जाकर भुला जाती है मरुस्थले में, थार के मरुस्थले में भुला जाती है कच्छ के रण में। ठीक है, यहाँ कुछ झील है जिसका नाम सांभर झील है, लूनकरसर झील है। ठीक है ना, इसी लूनी नदी के द्वारा बनाया गया है झील। अब देखो यहाँ वनस्पति कैसा होगा तो सब जानता है भाई, रेगिस्तानी इलाका में कैसा वनस्पति होगा, नागफनी होगा, कैक्टस, खेजड़ी, बेर, खैर, बबूल। अरे बबूल नहीं जानता, चला वो लस लस लगता है, और फलवा कभी कभी खा के चेक करना, वो खाएगा ना तो लस लस लगता है, गोंद की तरह वो काम करता है बबूल। बबूल का पेड़ कांटा भी होता है उसमें। ठीक है, और रोहिड़ा। तो यहाँ वनस्पति ये सब पाई जाती है, ये सब याद करने वाला चीज़ है। ठीक है ना, इसको याद करना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो रेगिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि भाई रेगिस्तान में पानी तो मिलना बड़ी मुश्किल है, लेकिन रेगिस्तान में वैसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि पानी मौजूद होता है, जहाँ पानी मौजूद होगा वहाँ पेड़ पौधा तो होगा ही, और वह क्षेत्र हरा भरा होगा ही। तो रेगिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे हरा भरा क्षेत्र मिलना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिस जगह पर रेगिस्तान में अगर हरा भरा क्षेत्र मिल गया, जहाँ पानी मिल गया, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मरुधान। मरु मीन्स मरुस्थल, उद्यान मीन्स पार्क, यानी मरुस्थल में पार्क। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ओसिस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसिस। इसका एक और नाम है नखलिस्तान। तो भाई नखलिस्तान को हो, ओसिस को हो या मरुधान को हो, तीनों बात सेम है। अब मरुधान क्या होता है, तो रेगिस्तान के बीच में मौजूद हरा भरा क्षेत्र जहाँ पानी का स्रोत होता है, पेड़ पौधा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरुधान बोलते हैं। इसी को नखलिस्तान भी बोलते हैं। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। देखो चला बताते हैं, सही बात है कि थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जो दुनिया का इकलौता मरुस्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। ठीक है ना, देखो ना पूरा राजस्थान हम लोग का बस गया है उसी में। ठीक है ना, इसमें एगो नहर निकलता है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान का जीवन रेखा। ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल की जीवन रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो चला हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ये तो पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग है, चला ये तो पढ़वे किया है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ देखेगा चला तो ये सब क्षेत्र देख रहा है ना, यही तो मैदानी इलाका है। चलवा देखो ये तो मैदानी इलाका है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये गंगा का मैदान है, ये सिंधु का मैदान है। ठीक है, यहाँ देखो चला ये क्या है, यही तो है मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, जिसको इंडिया में थार और पाकिस्तान में चोलिस्तान। ठीक है, यहीं पे अरावली पर्वत है, यहीं पे एगो नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो सतलज नदी से निकलती है। ठीक है, निकाली गई है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इसको पढ़ लिए। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आता है तो देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, और नोट्स पक्का बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसे ही आप सब इस चैनल के ऊपर ध्यान दीजिए। चला सब मिलके चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे चैनल मेरा आगे बढ़ेगा, आप लोग के लिए नया नया चीज़ हम करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए और मन लगाकर पढ़ने के लिए। ठीक है।